वेलकम मेरे प्यारे बच्चे लोग, आज हम लोग आप लोग को बताएंगे, हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 11 का फिजिक्स का सेट 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, आपने तो बहुत सारे लोग इसको किए भी होंगे और आज हम लोग इसके ऊपर डीप नॉलेज लेंगे और हम इसमें और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। इसमें से कौन सा यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक है? तो मैंने आप लोगों को बताया था क्या यूनिट का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसमें जो कुछ चीजें मैंने बताई थी कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब वो यूनिट जो है पूरी दुनिया में चले, हम जो भी यूनिट यूज करें वो क्या हो, पूरी दुनिया में चले। तो पहला वाला तो होगा ही होगा। इट मस्ट बी वेल डिफाइंड। आपको मैंने ये भी पॉइंट बताया था कि उस यूनिट के बारे में हमको थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ हो। तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था, इट मस्ट बी सूटेबल इन साइज, और उसका साइज भी सूटेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग जो यूनिट ले वो यहाँ तो बहुत बड़ा हो जाए या फिर बहुत छोटा हो जाए। तो पहले वाले का अगर आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो ये काफी आसान है, और फर्स्ट वाले का ऑप्शन जो है वो है क्या, ए। ठीक है, सॉरी डी। फर्स्ट वाले का ऑप्शन क्या है, डी। ठीक है, पहले वाले का ऑप्शन क्या हो गया, डी। इसी तरह से अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट वाले का ऑप्शन जो है वो हो गया क्या, डी। फर्स्ट वाले का ऑप्शन हो गया डी। चलिए दूसरे पे आते हैं ना। बोलता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए बच्चे लोग, आप लोगों को पढ़ाए हैं F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। हमको g का डायमेंशनल फार्मूला बोला है, तो g इक्वल टू f इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, यही होगा, हाँ या ना। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे f के लिए डायमेंशन फार्मूला क्या लिखते हैं, m/2। r इज डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए l और ये l का हो गया स्क्वायर। m1 है मास, मास के लिए m, m2 भी है मास, मास के लिए m। m और m क्या हो गया, कट गया, ये m ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, m-1। l इंटू l स्क्वायर क्या होगा, l क्यूब, और ये t का पावर -2। तो m-1 l3 t2 कितना है, कौन सा है, c है। तो 2 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, C। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है बच्चे लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायमेंशन। इसमें से कौन से पेयर के पास सेम डायमेंशन है। सबसे पहले आपको हम इसमें हर एक का बताते हैं, क्योंकि इसमें से हर एक ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी बताएंगे आप लोगों को। इसका तो हो गया ना। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है स्पेसिफिक हीट एंड लैटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट जो है ना बच्चों, इसका यूनिट होता है जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, और लैटेंट हीट इसका होता है जूल पर केजी। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट दोनों का अलग अलग हो गया। यूनिट अलग हो गया मतलब पक्का यहाँ पे डायमेंशन दोनों का अलग होगा। ठीक है, लेकिन हमारे लिए इसका यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, हमसे ये पूछ सकता है कि बताइए स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि बताइए स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होगा। तो आप क्या बोलेंगे, जूल पर केजी पर केल्विन। याद रहेगा ये चीज, लैटेंट हीट का जूल पर केजी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, इंपल्स एंड मोमेंटम। तो हम लोग पहले समझते हैं कि इंपल्स क्या होता है और मोमेंटम क्या होता है। ठीक है ना, इंपल्स क्या होता है और मोमेंटम क्या होता है। आप लोगों को मैंने बताया भी है कि इंपल्स होता क्या है, अगर कोई बहुत बड़ा सा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए आके लगता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंपल्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। कोई बहुत बड़ा सा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए आके लग रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंपल्स ऑफ फोर्स। आप लोग इस चीज को एक्सपीरियंस किए होंगे, है ना। कैसे, मम्मी तमाचा मार दी उठा करके, हाँ या ना। बहुत बड़ा सा फोर्स आया, बहुत छोटे टाइम के लिए लगा, फिर मम्मी अपना हाथ हटा ली। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंपल्स ऑफ फोर्स। ठीक है, ये जो इंपल्स होता है ये प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम इंटरवल फॉर विच फोर्स एक्ट्स।
मुझको लगता है ना कि ठीक है, फोर्स एंड टाइम इंटरवल फॉर विच फोर्स एक्ट्स, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इंपल्स क्या है? ये प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल फॉर विच फोर्स एक्ट्स, समझ में आ रहा है ये चीज? न्यूमेरिकल्स आएगा इस पे, बता रहे हैं अभी हम, ठीक है ना? इंपल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम इंटरवल फॉर विच फोर्स एक्ट्स। और इसके बाद मोमेंटम है, तो आपने मोमेंटम पढ़ा होगा, लीनियर मोमेंटम। क्या होता है लीनियर मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। अब आपको बोला गया कि बताइए इसका सेम डायमेंशन है या नहीं है। फोर्स के लिए डायमेंशन mlt-2 और टाइम के लिए t, क्या आ गया बाबू? mlt-1 आ गया। उसी तरह से मास इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा? m इनटू lt-1, क्या हो गया? mlt-1। क्या दोनों का सेम है? दोनों का अगर सेम आ गया है तो हमारा तो जो 3 का आंसर है वो B तो हो गया है ना। 3 का क्या हो गया आंसर? B। लेकिन इसके पास 2 ऑप्शन और दिए गए हैं। थ्री का हो गया B, और इसका जो ऑप्शन और है, और उस ऑप्शन को भी देख लीजिए क्या है ना। इसके बाद जो दिया है वो बोलता है सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन बाबू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। और इसके साथ जो दिया गया है वो फोर्स है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ तो अलग हो गया यूनिट इसका, न्यूटन पर मीटर, और फोर्स के लिए न्यूटन। यूनिट अलग मतलब डायमेंशन अलग, समझ में आ रहा मेरा बात? ठीक है, यूनिट अलग मतलब डायमेंशन अलग। तो तीसरा वाला हो गया बाहर। लास्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। लास्ट में क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई से लिखते हैं इसको, ये होता है mr²। क्या होता है ये? mr²। सबसे पहले इसका डायमेंशन देखिए अब आप लोग, है ना। डायमेंशन मास के लिए क्या लिखेंगे? m, और r इज रेडियस। रेडियस मतलब डिस्टेंस, तो l²। ये क्या आ गया बाबू? ml²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या होता है? ml²। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल एक और है कि इसका यूनिट क्या होता है बता दीजिए। तो आप क्या बोलेंगे? kg मीटर स्क्वायर। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपसे डायमेंशन भी पूछा जा सकता है, और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपसे क्या पूछा जा सकता है? यूनिट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन ml², और इसका यूनिट क्या? kg मीटर स्क्वायर। इसको लिख ही लेंगे, ये एग्जाम में बहुत आता है। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, फिर बात ना बोलेंगे हाँ सर आप ठीक बात बोले थे, ठीक है। नहीं भी आया तो नॉलेज होगा, लेकिन आता बहुत है, ठीक है। इसके बाद दूसरा चीज इसके साथ जो जुड़ा हुआ है उसका नाम है टॉर्क। क्या जुड़ा है बच्चों? टॉर्क। आपको मैंने पढ़ाया है, टॉर्क जो होता है ये r/f होता है, मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। तो अगर आप इसका यूनिट देखेंगे तो ये न्यूटन मीटर। अब इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे तो ml-2 इंटू l कितना आ गया? ये ml²t-2, यही आ गया ना। समझ में आ रहा है ना बात? ml²t-2। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन ml² और टॉर्क का कितना? ml²t-2। तो क्या ये वाला ऑप्शन होगा? नहीं होगा। तो हमारे पास सिर्फ कौन सा बच रहा है? B बच रहा है, ठीक है। अब आगे की बात सुनेंगे आप लोग, इसी टॉपिक से आगे की बात, इस टॉप के टॉपिक से। रोटेशन का टॉपिक जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को जितना बात हम बताएंगे वो समझेंगे आप लोग। मिटा दे इसको। चलिए देखिए इधर, है ना। जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है ना। फोर्स क्या करता है? बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। फोर्स लगाए तो बॉडी यहां से यहां चला जाता है, हाँ या ना। तो लीनियर मोशन में फोर्स जो है ये बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करता है, इसके मोशन को चेंज करता है। सेम काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। कौन करता है? टॉर्क। जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है, लीनियर मोशन समझते हैं ना, जो हम लोग स्ट्रेट पाथ में चलते हैं, ठीक है, वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है? टॉर्क। कहीं पे भी अगर कोई भी बॉडी रोटेट कर रहा है बच्चे लोग, मतलब 100% है कि वहां पे क्या लग रहा होगा? टॉर्क लग ही रहा होगा। बिना टॉर्क के रोटेशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है? टॉर्क करता है। आगे हम लोग बोलते हैं कि टॉर्क जो है
ये रोटेशनल एनालॉग है किसका? फोर्स का। टॉर्क ये रोटेशनल एनालॉग है किसका? फोर्स का। लिखेंगे एक और पॉइंट, लिखेंगे नोट, लिखेंगे नोट, लिखेंगे नोट, लिखेंगे इसमें, लिखेंगे टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। 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 ठीक है, आगे बोले। अब देखिए और भी कुछ सीखिए, है ना। आपको मैंने बताया अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, जो कि बताया कि mr² है, आइए ना। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, आप सुनेंगे क्या है? जो काम लीनियर मोशन में मास करता है, कौन? मास। जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रहेगा ये बात, जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिखेंगे बंद कीजिए पंखा। बाहर से गाड़ी का आवाज चल रहा बाहर से चलिए देखेंगे, है ना। आगे बोले। ठीक है, सुनेंगे आगे, है ना। देखिए मैंने क्या बोला, लिखेंगे इसमें रोटेशनल, लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले ना, लिखेंगे रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास, रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आगे सुनिए। जो काम लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन करता है वही काम रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन करता है। कौन करता है? एंगुलर एक्सेलरेशन करता है। ठीक है, आगे सुनेंगे। जो काम लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम करता है वही काम रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम करता है। कौन करता है? एंगुलर मोमेंटम। याद रहेगा तो दिक्कत है ना, है समझ में आ रहा है मेरा बात? जो काम लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम करता है वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है? अब देखिए लीनियर मोमेंटम आप लोग क्या लिखते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे? आई इनटू ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। याद रहेगा। अब बताइए आप लोग, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ आप लोगों को याद है? क्या बोलता है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ? F इज इक्वल टू dp बाई dt। यही बोलता है ना, हाँ ये ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ये किसके बराबर? फोर्स के। ठीक है, ये बात कौन बोला? न्यूटन का सेकेंड लॉ। F इक्वल टू dp बाई dt ये लीनियर मोशन के लिए है। अगर रोटेशनल के लिए होता तब बताइए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? फोर्स के जगह क्या लिखते हैं? टॉर्क। इसके बाद दिस इज इक्वल टू d बाई dt। लीनियर मोमेंटम की जगह क्या लिखते हैं? एंगुलर मोमेंटम। टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt। इस चीज को लिख लीजिए, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन बताइए। क्या है? टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन बताइए। तो टाउ इक्वल टू क्या लिखेंगे आप लोग? dl बाई dt। आयुष बाहर वाला देखिए, ये पंखा चल रहा है क्या? दोनों चल रहा है ना। टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt। याद रहेगा ये सब रिलेशन, एग्जाम में बहुत पूछता है। ये पूछेगा कि रिलेशन बताइए टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम में। ठीक है, तो ये वाला मार्क करेंगे। हो गया ये? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। देखिए अगला सवाल क्या है आप लोग के लिए।
ठीक है, ये रोटेशनल का जो बात बताया आप लोगों को याद रह जाएगा, ये भूलेंगे नहीं ना। आगे सुनेंगे। अगला सवाल है which of the following are not unit of time। तो बाबू इसमें जो है ना दो ऑप्शन है, पार्सिक एंड लाइट ईयर। मैंने बताया था कि पार्सिक जो है ये डिस्टेंस को मेजर करने का सबसे बड़ा यूनिट है, बताया था ना। तो पार्सिक से डिस्टेंस मेजर करते हैं। मैंने बताया था लाइट ईयर से भी हम क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसका हम लोग बी और डी दोनों लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो कौन वाला मानेंगे सर? अगर दे दिया दोनों मार लीजिएगा, उसमें नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और अगर एग्जाम में देगा तो कम से कम अब तो सुधार के देगा, पहली बार गलती किया दूसरी बार तो नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। अभी मैंने बताया टॉर्क का यूनिट, अभी बताया ना मैंने, टॉर्क क्या होता है? आर इंटू एफ, फोर्स के लिए न्यूटन और आर के लिए मीटर। न्यूटन मीटर क्या हो गया? 5 का ए, याद रहेगा ये। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से दो चीज पूछेंगे, दो चीज समझेंगे हम लोग, है ना, ताकि दोनों क्वेश्चन में से कुछ भी आए हम लोग बना दे। बोलता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। पहले देख लेते हैं जो क्वेश्चन है वो, उसके बाद देखेंगे इसके बाद इससे एक और क्वेश्चन क्या बनता है। ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। देखिए इधर ये है वेलोसिटी एक्सिस, ये है टाइम एक्सिस। मान लीजिए ना कि ये हमारा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, यहां से मार दिए एक परपेंडिकुलर हम लोग, इसी को बोलते हैं स्लोप। स्लोप बोले तो tan थीटा, है ना, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अगर आपसे tan थीटा पूछे मतलब क्या परपेंडिकुलर बाय बेस BC पूछे, हाँ ये ना, तो BC बाय AB। अब एक बात बताइए बच्चों, BC क्या बता रहा है आप लोगों को? वेलोसिटी, हाँ ये ना, और AB क्या बता रहा है? टाइम। और वेलोसिटी बाय टाइम आप लोग हमेशा क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ऑलवेज क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। फिर से एक बार, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ऑलवेज हम लोगों को क्या देगा? एक्सेलरेशन। अब देखिए आगे की बात हम करेंगे क्या कि इसका एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल दिख रहा ना, तो अगर हम आपको बोले कि बाबू बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो आप क्या बोलेंगे? सर हाफ बेस AB इनटू हाइट BC। अब देखिए हाफ AB क्या है? टाइम है ना, तो टाइम इनटू BC क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इनटू टाइम आपको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपसे पूछे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो क्या देगा, तो आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट देगा। और अगर हम आपसे पूछे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा, तो आप क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। कैसा आएगा? दोनों बना देंगे ना। स्लोप क्या देगा और ये क्या देगा? आपका 60 से 70% क्वेश्चन इससे रहेगा, लेकिन 30% तो बाहर से रहेगा। मैक्सिमम चांस है, हो सकता है पूरा भी बाहर से रह जाए, हो सकता है पूरा इसी से रह जाए, लेकिन जो रेशियो वो बता रहे हैं। तो जो बाहर से आने के चांसेस है ये सब आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा और एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। तो 6 का आंसर क्या हो गया हमारा? 6 का आंसर हो गया C, है ना। बिठा देना, फोटो खींच लीजिएगा ना, जो भी चीज चाहिए वो फोटो खींच लीजिए। क्या बोलते हैं? चलिए आगे सुनिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली। एक बॉल है जिसको हम लोगों ने ऊपर की तरफ भेजा है। किधर भेजा है? वर्टिकली फेंका है। कितने वेलोसिटी से बाबू? 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। पहले 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। आपको बोल दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 लेना है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया था
मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें एक बहुत आसान सा टॉपिक बताया था। वो टॉपिक अगर आपको याद है या वो कॉन्सेप्ट याद है तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं बनेगा आप लोगों से। मैंने आप लोगों को बोला था कि बाबू ऐसा है कि इनिशियल वेलोसिटी, ये ना इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन जो भी है उसको हमेशा पॉजिटिव लीजिए। क्या बोला था? इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन जो भी उसको हमेशा क्या लीजिए? इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ जो भी चीज मेजर करेंगे सारा क्या होगा? पॉजिटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है? 2 सेकंड। अब बताइए इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर काम करता है? नीचे की तरफ। आप कभी भी बॉडी को ड्रॉप करते हो नीचे आता है ना, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचता है, हाँ या ना, लेके आ जाता है। समझ में आ रहा मेरा बात क्या बोल रहा है? ठीक है, तो ये नीचे की तरफ काम करेगा। अब देखिए ऊपर वाले को पॉजिटिव बोले हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको निकालना क्या? डिस्प्लेसमेंट ना। तो हम जानते हैं AC = UT + ½ a²। S निकालना है, U20 है, T2 है, प्लस ½ × a - 10 है इंटू T² बराबर 2 का स्क्वायर। 1 2 1 2 कट गया, 20 दूनी 40 और 10 दूनी -20 हो जाएगा ना, माइनस मान आएगा तो कितना आ गया? 20 मीटर। है क्या ऑप्शन में? 20 मीटर है। कौन सा? ए है। तो 7 का क्या लिखेंगे बच्चों? ए लिखेंगे। अगला सवाल तो बहुत ही आसान है। अगला सवाल है कि एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? वेक्टर। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर होता है। ठीक है, इसके बाद का सवाल भी आसान है। बोलता है इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 0 देन व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स डिस्टेंस? एक फोटो खींच लीजिए इसका फोटो खींच लीजिए। सारे जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है फोटो खींच लेंगे जल्दी। लिखने से अच्छा फोटो खींच लेंगे, है ना, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए बिठा दें, आगे सुनेंगे, है ना। बोलता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना। बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है से आप क्या मतलब समझते हैं? तो ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो है 9 है ना। हाँ, ये बोलता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर्ड? तो देखिए बाबू, हो सकता है हम जहां पे थे वहीं पे रह जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम घूम घाम कर क्या के वहीं पे रह जाएं, ऐसा भी हो सकता है ना। तो उस केस में डिस्टेंस तो 0 नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी होगा, मे और मे नॉट बी 0। मे और मे नॉट बी 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। अरे तो बहुत आसान हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी कितना आसान क्वेश्चन दिया आप लोगों से। देखिए बोलता है 2 कार है, एक कार है A और एक कार है B। ये है A और इसकी वेलोसिटी है VA, कितना? 100 किलोमीटर पर आवर। दूसरा है कार कौन सा? B, और इसकी वेलोसिटी है कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। बोला हमको वेलोसिटी ऑफ A बताइए विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब VA माइनस VB। कितना बाबू? VA 100, VB कितना है? 60। दिस इज इक्वल टू कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा बाबू, इसको माइनस इसलिए किए क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अगर क्वेश्चन पूछ देता कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो VA प्लस VB लिखते हैं ना, सेम डायरेक्शन में है दोनों, इसीलिए VA माइनस VB। ठीक है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो क्या लिखते? VA प्लस VB। समझ में आया? सेम डायरेक्शन है इसीलिए ऐसा लिखे हम लोग। समझे बात? तो दिक्कत नहीं ना है। सेम डायरेक्शन है इसीलिए VA माइनस VB। ऑपोजिट होता तो क्या बोलते? VA प्लस VB। के 2 कार है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी बताइए, तो उस केस में VA प्लस VB लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। ये ds/dt को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? ये तो वेलोसिटी। बहुत आसान क्वेश्चन है, हाँ या ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब देखिए इससे क्वेश्चन और क्या आ सकता है सर? तो आपको बोल देगा कि किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है
किसी टाइम t पे t² प्लस 3t प्लस 4 बोलेगा बताइए वेलोसिटी इसकी t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले v इक्वल टू ds/dt होता है, हाँ या ना, तो हम लोग ये लिखेंगे और उसके बाद s की जगह ये पुट कर देंगे t² प्लस 3t प्लस 4 और डिफरेंशिएट कर देते हम लोग सीख लिए हैं, तो 2t प्लस 3 आ गया, वेलोसिटी कितना है 2t प्लस, अब t का वैल्यू कितना दिया है, तो इसको लिखेंगे 2 × 1 + 3 मतलब 5 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी होगी। इससे ये क्वेश्चन भी बनता है, याद रखेंगे, है ना, और ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, समझ में आ रहा है, तो दिक्कत नहीं ना है। आगे बढ़ जाए, कौन कौन सा लिख लिए हम लोग, 9 हो गया, 10 वाला का आंसर कौन सा आया, ए आया, है ना, 10 का आंसर कौन सा आया, ए आया, 12 भी आ गया ना, 11 भी आ गया ना, 11 का कौन सा आया, सी आ गया, 12 भी तो बता दिए यार, एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन, मास का रोटेशनल एनालॉग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी तुरंत बताया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 12 का क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है, आगे बढ़े क्या, बोलता 2 बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली, 2 तो गोली साथ साथ चलाए हैं सेम हाइट से लेकिन अलग अलग स्पीड से, बताइए कि क्या होगा, इसमें से कौन सा कंडीशन सही है ना, यही पूछा गया ना, अच्छा कौन पहले ग्राउंड को टच करेगा, बंदूक था, बंदूक से 2 गोली चलाया गया, ठीक है ऐसा, और ये ग्राउंड है, 2 गोली चलाया गया, एक का वेलोसिटी कम था और एक का वेलोसिटी ज्यादा था, तो बताइए कि कौन, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो बताइए कौन ग्राउंड को पहले हिट करेगा। देखिए एक चीज बताते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, कौन सा, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो एक्सप्रेशन होता है ये होता है √2h/g, याद रहेगा ये चीज, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने देर वो हवा में रहेगा ग्राउंड को हिट करने से पहले, क्या होता है ये √2h/g, याद रखेंगे इस फॉर्मूला को। अब बताइए अगर दोनों यही हाइट से चला है तो क्या दोनों में से किसी का हाइट चेंज है, नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा, तो क्या टाइम चेंज होगा, मतलब दोनों सेम टाइम में आकर के हिट कर जाएगा, हाँ या ना, समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर बताइए कौन होगा, बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, समझ में आ रहा ना, ये सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, हाँ अलग अलग हाइट से अगर चलाते तो जिसका हाइट ज्यादा होता वो ज्यादा देर लेता टाइम और जिसका हाइट कम होता वो कम लेता टाइम, ये टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्सप्रेशन है फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ते हैं ना, तेरह नंबर का क्या आ गया आंसर, सी, 13 का आंसर आ गया सी, ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब, नेक्स्ट सुनेंगे, अगला सवाल क्या है ना, ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन बिटवीन 2 वेक्टर्स कैन इज वेक्टर परपेंडिकुलर ईदर ऑफ देम, अरे तो बहुत आसान हो गया, एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, ए और बी को अगर हम जोड़ते हैं, पहला ऑप्शन ए और बी को जोड़ते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, रिजल्टेंट वेक्टर क्या इसके परपेंडिकुलर होगा, कभी नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट आगे सुनिए, आगे सुनिए, सब्सट्रैक्शन में भी नहीं होगा, डॉट प्रोडक्ट में भी नहीं, आपको मैंने बोला क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर ले लेना है हाथ ऐसे करके और लगा देना है ए क्रॉस बी, ऐसे ही करते हैं ना, ये थीटा ए क्रॉस बी, आपको मैंने बोला है कि ये वाला पाम रूल लगाएंगे, ये जो थंब का डायरेक्शन है ये आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड। अब बताइए ये जो वेक्टर है मार्कर जो दिख रहा है ये है ए क्रॉस बी, क्या ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, है ना, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन, क्रॉस प्रोडक्ट, याद रखेंगे, वैसे भी आप लोगों को मैंने बोला है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर ये हमेशा दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, समझ में आ रहा मेरा बात, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर ये हमेशा दोनों दिए हुए वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो इसका ऑप्शन 14 मारेंगे डी, 14 का क्या मारेंगे बाबू, डी,
15 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो mr² का है, मास पे डिपेंड करता ही होगा, रेडियस पे डिपेंड करता ही होगा, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि एक मास है, ये इस तरह से एक्सिस है और यही मास है, और ये इस बार इस तरह से एक्सिस है, दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब ये इसके ऊपर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्या होता है, डिपेंड करता है। ये सिर्फ डिपेंड किस पे नहीं करता है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। 15 का आंसर होगा क्या, नेक्स्ट, horizontal range of projectile is maximum when angle of projection is 45 डिग्री। आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है सेम चीज को। देखिए हम लोग प्रोजेक्टाइल उठाए, बॉल को उठा के फेंक दिए अपने दोस्त के पास, चला गया ऐसे करके, इसी मोशन को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, हाँ या ना। ये क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल। अब ये दूरी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, अब हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक्सप्रेशन क्या है, u² sin 2θ बाई g, यही होता है ना। अब बताइए r का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब sin 2θ मैक्सिमम होगा, और sin 2θ का मैक्सिमम वैल्यू कितना, 1। sin 2θ का, sin का कहां पे वैल्यू 1 होता है, 90 पे, मतलब 2θ का वैल्यू कितना, मतलब थीटा कितना हो गया, 90/2, बोले तो कितना आ गया। मतलब अगर हम किसी बॉडी को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे तो वो सबसे ज्यादा दूर ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो 16 का आंसर क्या हो गया बच्चे लोग, ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ना, याद रखिएगा कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, समझ में आ रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका हमेशा क्या होता है बाबू, कांस्टेंट रहता है। ये जो कंपोनेंट आपको दिखा रहे ना, ये कहीं पे भी आप आ जाइए, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। हाँ, अब यहाँ पे जैसे लगाए ये थीटा, तो यहाँ पे हो गया u cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे जब आए तो थीटा का वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा का वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है ना, थीटा का वैल्यू ज्यादा है, मतलब cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे इसको u बोल दिया, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज cos थीटा होगा, u cos थीटा होगा कि नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा, u cos थीटा। आप कहीं पे भी जाएंगे तो ये वाला जो u cos थीटा है ये ऑलवेज सेम रहेगा, लेकिन जब आप इधर आएंगे वर्टिकल कंपोनेंट में, तो ये तो हो जाएगा u sin थीटा, और इस पे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा -u sin थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल वाला क्या होता है कि एंगल चेंज करता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है। यहाँ पे मैक्सिमम गया, यहाँ तक पहुंच गया, अब यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ही कंपोनेंट होगा, तभी ये प्रोजेक्टाइल को आगे लेकर के आएगा, ठीक है। तो हर जगह u cos थीटा मिलेगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम क्या बोलते हैं, हर जगह u cos थीटा होगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या मारेंगे, 17 का ए, सॉरी सी, 17 का सी है ना, 17 का सी, ओके। इतना छुटकी लिखा लेना। 18, when a bus suddenly takes a turn, passenger are thrown out, खिड़की बाहर, ऐसा कैसे। देखिए यहाँ पे दे दिया है इनर्शिया ऑफ मोशन ये, लेकिन ये ऑप्शन गलत है हमारे लिए, ठीक है ना। इसको देना चाहिए था ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के वजह से हम लोग खिड़की के बाहर फेंकाते हैं, क्यों, क्योंकि बस जब टर्न ले रहा है ना, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और डायरेक्शन को चेंज जब कर रहा है तो वहां पे कौन सा आएगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे आपको मोशन दे दिया है, काम चला लीजिए, ना दीजिएगा, नहीं दे दिया है, काम चला लीजिए। अगर एग्जाम में इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन दोनों देगा, तो आप लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को ही मारेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन को नहीं मारेंगे। हो सकता है आप लोग को गलत बनाने के लिए दिया हो, एनीथिंग इज पॉसिबल, बाद में क्वेश्चन में सुधार आ जाए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 18 का तो लिख दे रहे हैं ए, लेकिन यहाँ पे ये होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, याद रहेगा बच्चे लोग। चलिए 19 नंबर, a person sitting on open car moving at constant velocity throw a ball up into air, बताइए क्या होगा।
अभी देखिए ना, कांस्टेंट वेलोसिटी हो या फिर रेस्ट पे हो, दोनों कंडीशन सेम बन जाता है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी हो या फिर रेस्ट पे हो, दोनों कंडीशन क्या हो जाता है, सेम। हम ये बॉडी है मेरे पास, इसको उठा के फेंके, ये क्या हो गया, फेंके, क्या हो गया, फेंके, क्या हो गया, क्या हो रहा बताओ, वापस हैंड में आ जा रहा ना। जो आपका यहाँ पे कंडीशन नजर आ रहा है, यही कार पे अगर आप खुली कार पे बैठे हुए हैं और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो आपका सेम कंडीशन होगा। आप जब भी बॉल को फेंकेंगे तो वो बॉल क्या होगा, आपके हाथ में आ जाएगा। सर ऐसा क्यों होगा? तो हम कार में खड़े हैं, कार की कांस्टेंट वेलोसिटी है, कार की वेलोसिटी, बॉल मेरे हाथ में, बॉल की भी वही वेलोसिटी होगी, होगी कि नहीं होगी? अब जब हम बॉल को फेंकेंगे तो बॉल तो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, इसके पास एक आगे जाने वाला भी वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी जो आगे जा रहा है, एक वेलोसिटी जो ऊपर लेके जा रहा है, तो बॉल क्या होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट में जाएगा, जाएगा। अब ये जब रिजल्टेंट में गया तो उतना देर में हमारा गाड़ी भी आगे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं? गाड़ी जब आगे बढ़ेगा तो ये जो आगे गया उसके बाद फिर वो क्या होगा, हमारे हाथ में आकर के गिरेगा, ठीक है। मतलब जितना ये डिस्टेंस, इसको जब हम फेंक रहे हैं, जितना ये डिस्टेंस आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है उतना ही कार भी डिस्टेंस आगे की तरफ ट्रैवल करेगा। मतलब क्या होगा, हमारे हाथों में आकर के वो गिरेगा। है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, 19 का डी। हाँ, किसकी वेलोसिटी? हाँ, कार का वेलोसिटी वैरी हो तो वैरी कर जाएगा। हाँ, वो फिर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि हम कैसा वेलोसिटी दे रहे हैं। हम अचानक से वेलोसिटी ज्यादा लेके आए, हम धीरे मार दिए ब्रेक, ठीक है, या धीरे ब्रेक धीरे धीरे चल रहे, अचानक से कर दिए तेज, तो अलग कंडीशन हो जाता है। 19 का क्या हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 20। अरे तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है यार। फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है और मास 1 kg है, बोलता है एक्सेलरेशन बताइए। ये तो नहीं बताएगा ना, उसको तो साइंस छोड़ देना चाहिए था। F इक्वल टू m इंटू a, m बोले तो f बोले तो 5, m बोले तो 1, a बोले तो a, कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 का आंसर a। बिकॉज ऑफ फॉलोइंग इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग, इसमें से कौन सा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है? अरे सुनिए, बहुत आसान है ना। सबसे पहले तो ये फ्रिक्शन पे, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, ये बॉडी अगर हम इधर से धक्का दे रहे हैं और ये बॉडी नहीं चल रहा है, मतलब इसका नेट फोर्स कितना है, 0। अब देखिए हम किए क्या ना कि 1 न्यूटन का फोर्स दिए और ये नहीं चला, इसका मतलब क्या है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा, तभी ये नहीं चला। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 न्यूटन हम लगाए, फ्रिक्शन भी 1 ही न्यूटन चला लगाया, इसी वजह से ये बॉडी मूव नहीं किया। अब हम क्या किए ना, 2 न्यूटन का फोर्स लगाए और अभी भी ये बॉडी नहीं चला, मतलब इस बार फ्रिक्शन कितना का लगा होगा, 2 न्यूटन का। अरे 2 ऑपोजिट फोर्स रहेगा तभी मूवमेंट, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स रहेगा तभी मूवमेंट नहीं होगा। 3 न्यूटन का फोर्स लगाए, अभी भी बॉडी नहीं चला, मतलब फ्रिक्शन कितना, 3 न्यूटन। अभी ये रुका हुआ है तो इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, हो सकता है कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा तो ये चलने लगे, लेकिन जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन था, हम 1 लगाए तो 1 हुआ, 2 लगाए तो 2 हुआ, 3 लगाए तो 3 हुआ। हम इसको बोले क्या लगाने, ये अपने आप लगाया ना, ये सेल्फ एडजस्ट किया ना। तो याद रखना है कि सेल्फ एडजस्टिंग कौन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। आप लोग क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग है। गर्मी में बैठ के पढ़ ले रहे, एसी लगा देंगे तब वो बैठ के पढ़ लीजिएगा, धूप में ले जाएंगे तो बोलिए सर नहीं, अरे वहां भी पढ़ लेंगे नहीं। हाँ, तो ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये सेल्फ एडजस्टिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा बाबू, ए। आइए आगे आते हैं 22 पे। When torque acting on a system is 0। अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है ना बाबू, टॉर्क जो है वो 0 है। बताइए इसमें से क्या चीज है जो चेंज नहीं करेगा। फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, है ना। क्वेश्चन बोलता है कि when torque acting on a system is 0, अगर सिस्टम पे जो टॉर्क काम कर रहा है वो 0 है, तो बताइए इसमें से कौन सा वैल्यू है जो चेंज नहीं करेगा। चेंज नहीं करेगा का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट, है ना। क्या कांस्टेंट रहेगा। अब बताइए, मैंने आपको बताया है टॉ इक्वल टू डीएल बाई डी। अब टॉ का वैल्यू 0, मतलब डीएल बाई डी का वैल्यू 0। अरे किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का। मतलब एल का वैल्यू क्या, और एल को क्या बोलते हैं हम लोग,
एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22? डी को दिक्कत समझ में आ रहा है क्या दीपेश? बड़ी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? समझ में आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? आ रहा है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे, बोलता है कि अ हैमर ऑफ मास 300 ग्राम। एक हैमर है जिसका मास कितना बाबू? 300 ग्राम। कितने वेलोसिटी से चल रहा था? एक हैमर है जिसका मास है 300 ग्राम। 300 ग्राम मतलब 0.3 kg। कितने वेलोसिटी से चल रहा था बाबू? 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये चल रहा था। अब क्या हुआ, ये इस एक कांटी को स्ट्राइक किया, हथौड़ी चलाए कांटी पर, ठीक है। हथौड़ी का स्पीड कितना था? 40 मीटर पर सेकंड और उसका मास कितना था? 0.3 kg या 300 ग्राम। बोलता है द नेल स्टॉप्स द हैमर इन वेरी शॉर्ट टाइम। नेल जो है, कांटी जो है, वो हथौड़ी को दिया रोक बहुत छोटे टाइम में। अरे कितने टाइम में? 0.02 सेकंड में। बोलता है कि बताइए फोर्स ऑफ नेल ऑन हैमर, कांटी जो है वो हैमर पे कितना फोर्स लगाया। अब देखिए बहुत छोटा टाइम में लगा ना, लास्ट में फाइनली क्या हो गया होगा? फाइनली हथौड़ी रुक गया है, मतलब हथौड़ी की फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। आपने पढ़ा है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अरे वाह, नया लेकर आए का इंपल्स मोमेंटम फोर्स, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ये बोलता है कि इंपल्स ऑफ फोर्स जो है ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। आप बताइए इंपल्स ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा? चेंज इन लीनियर माइनस फोर्स तो निकालना ही है बच्चों, इनटू टाइम तो दे दिया 0.2 इक्वल टू m इंटू 0 माइनस 0.3 इंटू 40। कितना आ गया? F इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना? 120। अरे 12 पॉइंट है ना आगे में, 12 डिवाइडेड बाई 0.02, पॉइंट को हटा दिए। ये कितना आ गया? ये 600 न्यूटन। माइनस 600 न्यूटन हथौड़ी ने कांटी पे लगाया। कांटी हथौड़ी पे कितना लगाएगा? प्लस 600 न्यूटन है क्या ऑप्शन में? मार देंगे 23 का कौन सा? ए, ठीक है। ये माइनस 600 न्यूटन हथौड़ी ने किस पे लगाया? कांटी पे। तो कांटी हथौड़ी पे कितना लगाएगा? 600। जानते हैं ना, न्यूटन में बोला था एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बोलता है कि इंपल्स ऑफ फोर्स, अभी बोले थे ना इसका क्वेश्चन आएगा, वो इंपल्स ऑफ फोर्स बोले तो फोर्स इनटू टाइम, ये बराबर होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम के। किसके बराबर होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम के। याद रखेंगे सब कॉन्सेप्ट को, ठीक है। फोटो हड़ाक से एकदम आगे बोले, मिटा देना। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 24। बोलता है बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम। बंदूकें चला होगा, पहले बंदूकें बना लेते हैं। ऐसा बोलता है कि इसमें एक बुलेट था, इस बुलेट का मास कितना बाबू? 40 ग्राम, मतलब कितना केजी? 0.04 केजी, ठीक है। इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, गन का मास कितना बाबू? 8 केजी, है ना। विद वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से बाहर निकला बुलेट? 800 मीटर पर सेकेंड। बोला कि गन का रिकॉइल स्पीड चलाइए, बताइए। यही है ना क्वेश्चन? हाँ, कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल वेलोसिटी जानते हैं? अरे कई बंदूक चलाए हैं? नहीं चला, खाली पबजी चलाया नहीं। अरे सर, वहीं पे आता रिकॉइल, दिखलाता होगा पबजी में भी कि रिकॉइल हो गया है। जैसे आप बंदूक से गोली चलेगा वैसे वो बंदूक आपके हाथ को पीछे झटका मारता है, तो हाथ पीछे आता है ना, पीछे आ रहा तो कुछ वेलोसिटी होगी। बोला जाता है बाबू कंधा कमजोर है ना तो गोली नहीं चलाओ, नहीं तो हाथ समेत कंधा उखाड़ के जमीन में आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। हाँ, सब कोई सन्नी देओल नहीं होता कि रॉकेट लॉन्चर कंधा में रखते चला ले, ठीक है। हाँ,
चलिए सुनेंगे अभी तक क्या। तो अब जो हमारा कंधा पीछे आ रहा है इसी को बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? रिक्वायर्ड वेलोसिटी। यही निकालना है। इसमें सबसे पहला बात सुनिए, अब जब बंदूक में गोली या बंदूक को ऐसे करके रखे हैं तो दोनों का वेलोसिटी इनिशियल वाला कितना है? 0। अरे बंदूक को ऐसे करके रखे, इसके अंदर ही गोली दिख रहा है ना, मार्कर ऐसे करके रखे हैं, मतलब बंदूक और गोली दोनों रेस्ट पे है, मतलब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। अब सुनेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बोलता है बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन लीनियर मोमेंटम रिमेन सेम। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। लगा दीजिए ना वैल्यू। m1 का वैल्यू जो भी है 0.04 इंटू 0 प्लस m2 8 इंटू 0 इक्वल टू 0.04 इंटू 800 प्लस कितना 8 इंटू कितना v2। ये सेम क्वेश्चन हमको लगता हम करवाए भी हैं कॉपी में। 0 इक्वल टू कितना हो गया? ये आ गया 8 चौक 32 प्लस 8v2। 8v2 इक्वल टू कितना हो गया? -32। तो v2 इक्वल टू कितना हो गया? -32/8 कितना हो गया? -4 मीटर पर सेकेंड। है क्या ऑप्शन? आप ये तब कौन सा आ गया? डी। 24 पे कितना? 24 का फोटो खींचिए, फोटो से खाना लिखने का टाइम नहीं, टाइम बहुत कम है। आगे बढ़े। क्वेश्चन तो अभी बता देना, दुनिया सबसे आसान क्वेश्चन हो गई भी। देखिए बोलता क्वेश्चन नंबर 1, फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग 3 kg मास बाय 5 मीटर पर सेकंड। मास कितना है बाबू? 3 kg। एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 5 मीटर पर सेकंड। फोर्स कितना लगेगा? 3 × 5 ma होता है ना बाबू। तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 बोले तो 15 न्यूटन। बोलता 4 kg मास को m2, इसको एक्सेलरेशन कितना देना है? 4 मीटर पर सेकंड। फोर्स कितना लग जाएगा? m2 × a2 मतलब 4 × 4 बोले तो कितना? 16 न्यूटन। किसमें ज्यादा लग गया? 16 न्यूटन वाले में, मतलब ग्रेटर फॉर 4 kg मास एट 4। किसमें फोर्स ज्यादा है? 4 kg मास वाले को 4 मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए फोर्स ज्यादा लगेगा। लग रहा है ना? तो मार्क कर लीजिए कौन सा? 25 का डी ना जी, 25 का डी। और ये 26 पे सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड सेंटीपिटल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन mv²/r। अगर ये नहीं आया तब m⍵²r आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है ना? mv²/r या m⍵² r, दोनों में से कोई भी आ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि v जो होता है ना बाबू, v ये ओमेगा × r के बराबर होता है। v क्या होता है? ओमेगा × r के बराबर होता है। तो या तो ये ऑप्शन में रहेगा या ये रहेगा। ठीक है, अगर ये नहीं रहा तो ये रहेगा, इसको मार दीजिएगा m⍵²r, और ये रहा तो mv²/r। ठीक है, क्या हो गया? 26 का 26 का क्या हो गया? a। बिठा दें आप लोग सारे लोग इसका सेट बना लिए थे क्या? और मेरे इंतजार होते क्या? चलिए देखिए 27 है ना? देखेंगे बोलता टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विद सेम मास। ओके, कोई दिक्कत नहीं, सेम मोमेंटम ना। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए। बी का मास ज्यादा है, ए का कम है। बोलता है विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। अरे तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m। पढ़े ये फॉर्मूला कभी? अब बोलता है कि काइनेटिक लीनियर मोमेंटम सेम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। आप बताइए जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन पर ये क्या है? विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। मास किसका कम है क्वेश्चन में?
ए का मास कम है ना, तो ए की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो 27 का क्या होगा, ए। ठीक है, आगे बढ़े। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अच्छा, देखिए इधर, इधर फोर्स और इधर डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए ये ग्राफ है, अब बताइए इसके अंदर एरिया यही होगा ना। अगर हम आपसे पूछ दिए कि बाबू इस ट्राइंगल का एरिया बताइए, मान लीजिए ए बी सी डी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताइए, क्या बोलेंगे बाबू आप लोग, सर ए बी इंटू बी सी बोलेंगे। ए बी बोले तो डिस्प्लेसमेंट, बी सी बोले तो फोर्स, मतलब एफ इंटू एस। फोर्स बोले तो न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट बोले तो मीटर। न्यूटन मीटर किसके लिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके लिए, अरे वर्क के लिए ना। तो क्या देगा एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, बस राइट ऑप्शन 28 का कौन सा, डी। आगे बढ़े। 29, व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 10 kg टू अ हाइट, कितना, 50 मीटर इन 50 सेकेंड। अरे बहुत आसान है, ऐसे कैसे बनाएंगे वैसे। एक मास है कितना, 100 kg का, 100 kg का मास है, ध्यान से देखिएगा है ना, 100 kg का मास है। इसको ऊपर ले जाना है, कितना ऊपर ले जाना है बाबू, 50 मीटर ऊपर ले जाना है। और कितने देर में ले जाना है बाबू, 50 सेकंड में। मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 50/50, हाँ या ना, 1 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा क्या, ये मास है तो एक फोर्स लग रहा होगा mg, तो फोर्स कितना हो गया mg, m बोले तो कितना 100, g बोले तो कितना 9.8, कितना हो गया 980 न्यूटन हो गया। क्या हमको क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज पावर। अरे पढ़ा है ना, पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर क्या होता है, याद रहेगा, पावर क्या होता है, बन गया क्या 980 इंटू 1 कितना आ गया 980 वाट। लगा देंगे 29 का याद रहेगा ये सब चीज आप लोग को। आप लोग को ये सब डायमेंशन नहीं पढ़ा है, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। 6-7 जो है बस। मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ थिन रॉड ऑफ मास, तो डायरेक्ट याद करना है, कौन सा ऑप्शन, मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ थिन रॉड ऑफ मास m and length l about an axis perpendicular to the rod at midpoint, ml square by 2l। हाँ ठीक है, c होगा इसका। मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ थिन रॉड ऑफ मास m and length l about an axis perpendicular to rod at midpoint। मिड पॉइंट जब आ जाएगा ना तो ये कितना हो जाएगा ml square by 2l। ठीक है, आया था आंसर किसी का, गूगल से नहीं देख के निकाले थे। सी होगा इसका, सी ml square by 2l। इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना है। एक बार ऐसे आप अगर फोन है तो गूगल में चेक भी कर सकते हैं, देख लीजिए एक बार क्या दे रहा है, यही देगा ml square by 2l। सी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे ना, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। बताइए, एक बॉडी है, ये बॉडी कितना डिस्टेंस मूव किया है 10 मीटर, और फोर्स इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच का एंगल कितना, तो वर्क डन क्या होता है Fs cos थीटा। अब Fs cos कितना हो गया, थीटा बोले तो 90, cos 90 का वैल्यू 0, तो वर्क डन कितना 0, कितना आ गया बाबू 31 का डी। वर्क परफॉर्म एन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। अब देखिए वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे। वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स ऑफ लाइट पे। वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे। किस पे नहीं कर रहा, इनिशियल वेलोसिटी से। यहीं से सॉल्व हो जाए तो 32 का कौन सा, डी। नेक्स्ट 33, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स द चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी कौन सा? अब देखिए क्या है ना कि सर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ना कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो भी फोर्स लगेगा वो जो नेट प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा? चेंज। अंदर का जो फोर्स लगेगा ना बाबू वो सिर्फ बॉडी के वाइब्रेशन को चेंज करेगा, जिसके वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अंदर में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? अंदर में जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ पार्टिकल के अंदर का फोर्स को वाइब्रेट करवाता है ना, हाँ या ना? अंदर का फोर्स उसको क्या करता है? वाइब्रेट कराता है, और वाइब्रेशन के वजह से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। क्या होता है? वाइब्रेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसका? काइनेटिक एनर्जी। एक्स्ट्रा यही होता है कि काइनेटिक एनर्जी, बाकी को हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल वाले को। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 33 का बी। 33 का क्या होगा? बी। 34 सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। अरे अंदर या बाहर कहीं भी लाई कर सकता है। मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी, है ना? बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी। कौन सा ऑप्शन है यार? बी। और देखिए बोलता है टॉर्क। लास्ट क्वेश्चन देखिए बनाने का तरीका। लास्ट को ऑप्शन आ जाएगा 35 का डी। तरीका सीखिए। हमको बोला फोर्स कितना है? 35 भी तो सॉल्व कर। वही तो बता रहे हैं। सर 35 का डी लिख दिया। डी होगा। अरे एक बार देख लेते हैं ना क्या है। अरे इसमें इधर लास्ट में आई क्या दिया ना बाबू? के कैप है वो, समझ में आ रहा है? हाँ देखिए बोलता है फोर्स कितना है? अरे देख लेंगे क्या होता है। अभी फोर्स है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। देख लेते हैं क्या है ना अभी आंसर। 7i कैप प्लस कितना? 3j कैप प्लस k कैप, है ना? हमको टॉर्क बोला निकालने, मतलब r क्रॉस f। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f कैसे निकालेंगे? बाय मेथड ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्या आ जाएगा? i j k 731 माइनस 315। अब i कैप 5 या 15 और ये 1 कितना हो गया? 14 आ जाएगा ना? 5 या 15 में से 1 गया तो अरे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताया ना। 15 माइनस 1 माइनस j कैप कितना आ जाएगा? 5 7 35 माइनस 3 35 माइनस माइनस मिलके प्लस 3 प्लस k कैप 7 और माइनस 9, तो 7 माइनस माइनस 9 कितना आ गया? ये 14i कैप माइनस 38 j कैप 16 प्लस 16 के कैप। कौन सा ऑप्शन है? ए। हाँ तो ए है ना? कौन सा? ए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। कौन सा आ जाएगा? ए। तो ये हम लोगों का सेट 1 हो गया कंप्लीट। आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को अच्छा से बना लेंगे, पढ़ लेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए हैं वो कॉन्सेप्ट आप लोग यूज करेंगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना? ठीक है, 30 का आंसर वही आया ना जी, ml²/12 आया ना? तो याद रखेंगे सेंटर पे से बोला है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मिड पॉइंट। अगर किनारा बोलता ना तो लिखते हैं ml²/2। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हम लोग अब करते हैं समाप्त। हम लोग मिलेंगे अब, ऐसा करते हैं कि अब हम लोग एग्जाम के बाद ही मिलते हैं। एक वीडियो बना के हम YouTube पे डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, है ना? हाँ, मेरे चैनल हम ग्रुप में भी भेज देंगे। आज चैनल का नाम है जीशान सर फिजिक्स, है ना? पुलिस वाला नहीं है, जीशान सर फिजिक्स ये चैनल का नाम है। आप लोग सारे लोग इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ना 2 बार कोई नहीं करेगा सब्सक्राइब। ओके देन, थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।